ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईडीई देखा था, जिसमें हमने देखा था कि वो रिकॉर्ड एंड प्ले करता है और स्टैटिक कंटेंट को ही कर सकता है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ज्यादा बेटर करने के लिए, जो थॉटवर्क्स कंपनी में मैंने बताया था, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई जिसे हम लोग रिमोट कंट्रोलर कहते हैं। देखते हैं जैसे सामने। तो ये मैंने जैसे आपकी मशीन पर कल कॉपी कर दिया था लास्ट सेशन में। ये क्या कर लिख रहे हैं? तो जैसा मैं अब दिखा रहा हूँ आपको, अभी अगर मैं लेटेस्ट जार फाइल डाउनलोड करता हूँ, जार फाइल का मतलब लाइब्रेरी, तो अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ जैसे। अभी जो मेरे को वर्जन मिल रहा है वो मिल रहा है 4.1.3, ये लेटेस्ट वर्जन है। अब ये जो हम लोग जार फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, इस जार फाइल को हम लोग बोलते हैं वेब ड्राइवर, जो कि हम बोलते हैं लेटेस्ट वर्जन है, जो यूज करा जा रहा है। जैसे मैंने ये डाउनलोड करा है मशीन पर, लेकिन अभी जो मैं जार फाइल यूज कर रहा हूँ वो मैं ओल्ड वर्जन यूज कर रहा हूँ। जैसे दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये मैंने अभी जो डाउनलोड करी है, एक न्यू फोल्डर में इसका नाम दे देते हैं वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर अच्छा ऑलरेडी है। तो हमने शायद पहले करा होगा, ठीक है ना। तो ये जैसे मैं डाल रहा हूँ इसमें, तो ये नया वर्जन देखो, पहले 4.12 था और 4.1.3 हो गया। ये हमारा नया वर्जन जो अभी डाउनलोड करा। अब ये हमारे पास नई जार फाइल है। ये जब हम लोग आरसी जार, ये मैंने अभी करा है, ये पुरानी है, ये है वर्जन 2.53, और ये वाला जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड करा है ये है 4.13। तो जो ओल्ड वाली जार फाइल है ये, इसके अंदर अगर आप पैकेज देखोगे, मैं खोलकर दिखा रहा हूँ। तो ये जार फाइल के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये पैकेजेस है। इसमें एक आपको कॉम पैकेज नजर आ रहा है, कॉम पैकेज के अंदर देखिए थॉटवर्क्स नजर आ रहा है। तो ये थॉटवर्क्स जो है, ये मैंने बताया था कंपनी का नाम है। तो इन्होंने ये पैकेज बनाया था थॉटवर्क्स, और थॉटवर्क्स पैकेज के अंदर सेलेनियम है, और उसके अंदर ये क्लासेस है जिनको यूज कर हम लोग ब्राउजर को ऑटोमेट करते थे।
लेकिन बाद में इसको गूगल ने परचेज कर लिया और गूगल ने अपनी जार फाइल में से, अब ये देखो ये नई वाली जार फाइल को ओपन करके दिखा रहा हूं। ये रहा कॉम पैकेज के अंदर से थॉटवर्क्स हटा दिया उन्होंने। अब यहाँ पर थॉटवर्क्स नजर नहीं आ रहा आपको, तो उसको लेके वो लाइब्रेरी की सपोर्ट उन्होंने हटा दी है। पुरानी वाली लाइब्रेरी की सपोर्ट अब उन्होंने हटा दी है नई में से, उसको कहते हैं हम लोग कि डेप्रिकेट कर दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चनाइज होता है कि भाई हम लोग वो नई को यूज करना है तो फिर नई को ही यूज करें, पुरानी को क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले दिन अब या उस दिन बताया आपको कि एक आइडिया लेने के लिए कि पुराने में क्या होता था, पुराने के अंदर क्या डिसएडवांटेज था और नई ने उसको कैसे बेटर करा, कैसे रेक्टिफाई करा, तो उसके लिए पुरानी चीज को भी समझ में अगर आ जाएगी तो नए के साथ अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यूज तो नया ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम होता था। तो उसके लिए हम लोग ये किसने करा है? नहीं बंद तो है लेकिन ये फोल्डर दिखाने में ठीक है, तो इसलिए जो है हम पुराने पर आज काम करके देखते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो पहली बात हो गई कि ओल्ड जार फाइल का मतलब क्या है, नई जार फाइल होता है। अब ये ओल्ड जार फाइल कैसे काम करती है उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो इक्लिप्स में जाते हैं और यहाँ पर जो हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। चलो एक छोटा सा नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं आरसी इंटरनेट। अब इस प्रोजेक्ट में जावा की लाइब्रेरी के साथ सेलेनियम की लाइब्रेरी ऐड करनी है। तो अभी मैं कौन सी लाइब्रेरी ऐड कर रहा हूँ, ओल्ड वाली ऐड कर रहा हूँ। बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, और यहाँ पर अभी हम लोग ये वाली आरसी जार ऐड करा रहे हैं, मतलब ओल्ड वर्जन वाली को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आरसी का फुल फॉर्म क्या है? रिमोट कंट्रोलर। सर मैंने ना ये रिज्यूम आधा बनाया है। वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, अभी छोड़ दीजिए, उसे बंद कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आईडी जो था वो प्लगइन था और उसमें खाली रिकॉर्ड एंड प्ले करता था। तो अब उन्होंने थॉटवर्क्स ने एक पैकेज बनाया जो मैंने अभी आपको दिखाया, फॉर्म के अंदर थॉटवर्क्स के अंदर सेलेनियम, जो कि मैंने अभी इक्लिप्स में ऐड करा है। ये रहा देखिए, ये मैंने जार फाइल अभी ऐड करी। इस जार फाइल के अंदर क्या है, तो ये पैकेज आ रहे हैं फॉर्म, ये रहा फॉर्म डॉट थॉटवर्क्स डॉट सेलेनियम। इसके अंदर ये मेरे को यहाँ पर क्लासेस मिल रही है।
जिसमें मेरी जो इंपॉर्टेंट क्लास जो लोग यूज करते हैं वो है डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमने बोला कि इस आरसी लाइब्रेरी में एक क्लास मिलती है, उस क्लास का नाम है डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास। और ये डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास क्या काम करती है, ये ब्राउजर से कनेक्ट कर कर उसके ऊपर कमांड्स एग्जीक्यूट करवाती है, जैसे कि क्लिक कमांड, टाइप कमांड, सेलेक्ट कमांड। तो इसका मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जावा के प्रोग्राम के थ्रू ब्राउजर का कंट्रोल लेकर ब्राउजर पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि भाई ये जो मेरी वेबसाइट है, वेब पेज है, वो सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। लेकिन ये जो जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं, जिसमें हमने जावा की लाइब्रेरी प्लस डिफॉल्ट सेलेनियम, तो जैसे मैंने अभी आपके सामने एक प्रोजेक्ट बनाया, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या बोला कि हमारी जावा की लाइब्रेरी भी है, जावा की लाइब्रेरी भी है, और हमने सेलेनियम की लाइब्रेरी भी ऐड कर रखी है, और हम एक प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके थ्रू अब हम लोग डायनेमिक कंटेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन ब्राउजर से कनेक्ट करने के लिए बीच में मेरे को एक स्टैंड अलोन सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जावा की एप्लीकेशन डायरेक्टली ब्राउजर से कनेक्ट नहीं कर सकती है, उसके लिए उसको बीच में एक स्टैंड अलोन सर्वर के थ्रू ही मिडलवेयर है। तो अब ये स्टैंड अलोन सर्वर कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, उस चीज को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आरसी सर्वर करके बनाया है ये फोल्डर, और इसके अंदर हमने एक नोटपैड के ऊपर एक एक कमांड लिखी है, जावा डैश जार, और जो आरसी की जार है उसका पाथ, और इसको हम लोगों ने सेव कर दिया, एक बैच फाइल बना दी। मतलब कि किसी भी नाम से सेव कर दीजिए, सेव एज, लेकिन इसका एक्सटेंशन जो दे दिया मैंने, वो मैंने दे दिया .bat बैट। बैट फाइल को कहते हैं बैच फाइल, ऑल फाइल्स, और उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये कमांड जो है जावा डैश जार और पाथ, वो कमांड जब भी हम इसको डबल क्लिक करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी कमांड। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये कमांड सेव होगी। तो अब ये बैच फाइल ऐसे बन गई। अब जब भी मैं इसको डबल क्लिक करके रन कराऊंगा तो ये देखेगा ये बैच फाइल एग्जीक्यूट हो गई, जावा डैश जार, और ये बैच फाइल एग्जीक्यूट हो गई। और यहाँ पर मेरे को एक मैसेज लिखकर आ गया, सेलेनियम सर्वर इज अप एंड रनिंग। और ये सेलेनियम सर्वर कहाँ पर चल रहा है, लोकल होस्ट के ऊपर, मतलब कि हमारी अपनी मशीन पर 127.0.1 का मतलब होता है लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर है 4444। तो इसका मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये स्टैंड अलोन सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ तो मेरी जावा की एप्लीकेशन ब्राउजर से कनेक्ट नहीं करेगी। तो पहले इसको स्टैंड अलोन सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा लोकल होस्ट 444 को यूज कर, और तभी मैं उस ब्राउजर से कनेक्ट हो पाऊंगा। ठीक है, क्लियर है बात? ये क्या लिखा है, नो क्लास ड्राइवर क्लास नॉट फाउंड। ये जो लिखा है वो तो अपना चला रहे हैं इंटरनली, ठीक है। वो तो सर्वर को जब स्टार्ट करते हैं तो अपने सर्वर अपना अपना जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वही क्या क्या चीजें कर रहे हैं। मेन चीज हमारा सर्वर स्टार्ट होना चाहिए, तो ये कमांड है हमारी, ये कमांड हमारे सर्वर को स्टार्ट कर देती है। अब ये लाइब्रेरी को डेप्रिकेट क्यों कर दिया गया, सबसे पहला रीजन जो है वो यही है कि ये एक स्टैंड अलोन सर्वर पर डिपेंडेंट है, मतलब एक सर्वर चलाए वगैरह ब्राउजर से कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा रीजन जो है वो ये है कि सब ब्राउजर की एक ही क्लास है, मतलब चाहे क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे ओपेरा हो, चाहे सफारी हो, किसी से भी कनेक्ट करना हो, एक ही क्लास यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास। तीसरी चीज जो है, ये लाइब्रेरी जो है ये सिंपल एक्टिविटी ही कर सकती है, मतलब अगर मैं मोबाइल टेस्टिंग करना चाहता हूँ, नेटवर्क टेस्टिंग करना चाहता हूँ, वीडियो टेस्टिंग करना चाहता हूँ, फाइल अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो उस तरीके की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ये नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है। उसका चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि अब मैंने बोला कि क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक हो गया, टाइप कर रहे हैं तो टाइप हो गया,
तो भाई क्लिक और टाइप के पीछे कोई कमांड तो लिखी होगी, तो क्लिक और टाइप के पीछे जो कमांड लिखी हुई है वो जो लिखी हुई है वो जावा स्क्रिप्ट को यूज करके लिखी हुई है। जावा स्क्रिप्ट और जावा लैंग्वेज में अंतर होता है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर इंटरप्रेट करता है, ठीक है ना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा है वो क्या होता है, वो तो हम लोग बोलते हैं कंपाइल हो रही है और कंपाइल होकर रन हो रही है, ठीक है ना। तो कंपाइल और रन के अंदर और इंटरप्रेट के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हम लोग तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें तो हमारा कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, रन करते हैं, जेवीएम होता है। जावा स्क्रिप्ट होता है वो ब्राउजर डिपेंडेंट होती है, ब्राउजर सीधा उसके ऊपर रन कर देता है ब्राउजर सीधा उसका, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट होता है वो ब्राउजर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसको लेकर अगर ब्राउजर जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करेगा तो इसको लेके क्लिक भी नहीं होगा वहां पर। तो इसका मतलब कि ये जो है, ये जो कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही है ये जावा स्क्रिप्ट को यूज करके एग्जीक्यूट हो रही है जो ब्राउजर डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। और पांचों पॉइंट को भी छोड़ देता हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा, उसको बाद में समझाएंगे, ठीक है, जब हम लोग वेब ड्राइवर करेंगे। तो इतनी चीज में समझ में आ गया होगा कि भाई थॉटवर्क्स कंपनी क्या थी, कैसे उसने आईडी बनाया, आरसी बनाया, और आरसी जार फाइल ओल्ड जार फाइल है। अब आरसी ओल्ड जार फाइल के साथ एक और चीज है कि मेरा ब्राउजर भी ओल्ड होना चाहिए। जैसे अभी मैं अपना ब्राउजर यूज करूंगा, जो मेरा ब्राउजर है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं ये वाला ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो ये जो ब्राउजर है ये हमारा अपडेटेड है। जैसे हम लोग इसके में जाकर देखेंगे तो आप देखोगे ये 99 वर्जन है, ठीक है ना, और अपडेट हो जाएगा आपसे जो भी है। उसी तरीके से फायरफॉक्स अगर आपके पास होगा, फायरफॉक्स चलो नहीं है कोई बात नहीं, इंस्टॉल कर लेना अगर नहीं है तो, ठीक है ना, तो वो भी अपडेटेड होगा। लेकिन अब मैं जार फाइल जो यूज कर रहा हूँ वो पुरानी वाली यूज कर रहा हूँ, ओल्ड, और ब्राउजर मेरा नया है, तो वो आपस में कंपेटेबल नहीं होंगे। तो उसके लिए अगर मैं ओल्ड जार फाइल यूज कर रहा हूँ तो मेरे को ब्राउजर भी ओल्ड ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि अब इसकी सपोर्ट हटा ली है, डेप्रिकेट कर लिया, तो इसलिए इस लाइब्रेरी को यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नया ब्राउजर के साथ ये चलेगी नहीं। लेकिन फिर भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने आपकी मशीन के ऊपर डाउनलोड्स में जाकर मैंने लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक अपनी मशीन से ओल्ड वर्जन कॉपी करा था। क्या डिलीट कर दिया क्या? जो मैंने करा था उस दिन आपने डिलीट कर दिया क्या था वो? नहीं, इसमें तो कुछ डाउनलोड नहीं किया था। नहीं, मैंने फायरफॉक्स करा था ना डाउनलोड। फायरफॉक्स तो नहीं किया था। चलो कर लेते हैं, नहीं हुआ ये तो अब मेरे को, हाँ ये हाँ ये रही, ठीक है। तो ये मेरा 46 वर्जन है, मतलब कि ओल्ड वर्जन है ये, ठीक है। तो क्योंकि मैं जार फाइल ओल्ड यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए ब्राउजर भी ओल्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारा जो है यहाँ पर ये एक ओल्ड वर्जन इंस्टॉल हो गया होगा, दिखा देता हूँ। ये ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारा पाथ है बिन, और बिन के अंदर ये वाला जो है ये ओल्ड वाला है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इस वाले ब्राउजर को ओपन करना है, ओल्ड वाले,
तो कैसे ओपन करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक पैकेज बना लेते हैं। फॉर्म, और फॉर्म के अंदर राइट क्लिक करते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं। और नई क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको देखा था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने पोलिंग की ऐप बनाई, को टेस्ट कर रहा था, और वहां मैंने देखा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तो वो मैंने बोला था आईडी के थ्रू तो स्टैटिक कंटेंट ही कॉपी हो पाएगा। तो अब आरसी के थ्रू देखते हैं उस चीज को करने की। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ पोलिंग के नाम से, कुछ भी नाम से बना लें। ठीक है, और यहाँ पर जाकर हम लोग एक पब्लिक वॉइस टेस्ट, ठीक है, अब ये टेस्ट मेथड मैंने बना दिया। अब टेस्ट मेथड में जाकर मेरे को क्या करना है, मेरे को ब्राउजर को ओपन करना है, फायरफॉक्स को ओपन करना है, वेबसाइट को ओपन करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक ही क्लास दे रखी है, वो कौन सी क्लास है मैंने बताई थी, डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास। डिफॉल्ट सेलेनियम, न्यू डिफॉल्ट सेलेनियम। इसके अंदर हम लोगों को चार आर्गुमेंट्स पास करने पड़ते हैं। पहला लोकल होस्ट, जिस सर्वर से कनेक्ट करना है। दूसरा पोर्ट, तीसरा ब्राउजर का नाम। अब ब्राउजर का नाम जो मैंने दिया है, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन यूज कर रहा हूँ फायरफॉक्स का, तो मेरे को फायरफॉक्स का पाथ भी देना पड़ेगा कि कहां पर है, क्योंकि मैंने उसको डाउनलोड्स में रखा हुआ है। तो ये मेरा पाथ है यहां तक का, कंट्रोल सी स्पेस पाथ, और पाथ कर firefox.exe, और उसके बाद बेस यूआरएल। बेस यूआरएल मैंने बताया था कॉम तक का होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था लास्ट क्लास में कि मेरे को इस वेबसाइट पर जाना था, आज तो टीचर नहीं आएगा, तो टीचर नहीं आएगा काम वाला, तुम क्या कर रहा है पता हो? बैक क्वेश्चन ही कराना सब, बिडल का बैक क्वेश्चन सारे। तो ये वाला मैंने बस, तो यहाँ पर मेरा बेस यूआरएल जो है वो कॉम तक का है, तो इसको कॉपी करा कॉम तक, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब हमने डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास का, एक मिनट, तो ये इतना बड़ा जो एड्रेस डाला ये कहाँ से डाला है, कैसे डाला है? मतलब अगर हम बता रहा हूँ, दोबारा छोड़ दीजिए, दोबारा बता, छोड़ दीजिए, ये क्या हो रहा है बार बार? छोड़िए, सबसे पहले जो पैकेज इंपोर्ट करा है वो मैंने आपको दिखा दिया, इस जार फाइल में से आ रहा है। और ये जो पैकेज है यहाँ से क्लास मिलती है डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास। अब ये कटी हुई है, कटी हुई का मतलब ये नहीं कि एरर है, कटी हुई का मतलब ये वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग दे रहा है कि ये डेप्रिकेटेड है, ओल्ड है, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट सेलेनियम में क्लास है,
डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास 4 आर्गुमेंट्स लेता है, 4 इनपुट लेता है। यहाँ पर भी देखिएगा लिखा हुआ है मैंने, डिफॉल्ट ये पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है और डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास 4 इनपुट लेता है। एक तो होस्ट, होस्ट मतलब कि जिसके ऊपर सर्वर स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने अभी दिखाया आपको, तो उसे कहते हैं स्टैंड अलोन सर्वर। स्टैंड अलोन सर्वर हमेशा लोकल होस्ट पर स्टार्ट होता है, तो इसलिए पहला आर्गुमेंट में लिखा जाएगा लोकल होस्ट। दूसरा लिखा जाता है पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर मैंने बोला भी 444 है, तो ये पोर्ट नंबर आ गया। तीसरा आएगा कौन सा ब्राउजर आपको ओपन करना है, तो अगर आपको गूगल ओपन करना है, तो ये क्रोम ओपन करना है, तो आप लिखोगे *गूगल क्रोम। अगर आपको फायरफॉक्स ओपन करना है, तो आप लिखोगे *फायरफॉक्स। तो अभी मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने जैसे नॉर्मल क्रोम इंस्टॉल करते हैं, फायरफॉक्स इंस्टॉल करते हैं, तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होता है, तो लेटेस्ट के साथ तो ये ओल्ड जार फाइल कंपेटेबल नहीं है। तो अभी मैंने क्या करा है, आपकी मशीन के ऊपर अभी मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया था ना डाउनलोड्स के अंदर, ये मैंने अभी ये आपका जो ओल्ड वर्जन 46 वर्जन एक्सट्रैक्ट किया था, तो यहाँ मेरे को ये फोल्डर बन गया था, ये फायरफॉक्स, फायरफॉक्स के अंदर ये बिन, और बिन के अंदर ये है मेरा ब्राउजर। तो मैंने यहाँ तक का पाथ कॉपी कर लिया, ये रहा Ctrl+C, और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, लोकल होस्ट डाला, कॉमा 4444 कॉमा *फायरफॉक्स, और स्पेस देकर उसका पाथ दे रखा कि ये फायरफॉक्स कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो ये पाथ है, वही जो पाथ है मैंने कॉपी करा था, ये वही वाला पाथ है बिन, और बिन के अंदर firefox.exe, और उसका लास्ट है वो है बेस यूआरएल। बेस यूआरएल मींस जो फॉर्म तक का होता है, फॉर्म तक का। तो ये मेरा, तो ये जो डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास है, ये क्या करेगी, ये मेरे ब्राउजर को ओपन करेगी। तो पहले सबसे पहले सर्वर से कनेक्ट करेगी लोकल होस्ट के ऊपर, तभी वो फायरफॉक्स को ओपन कर पाएगी, और तभी वो उस ब्राउजर के ऊपर उस यूआरएल को गेट कर पाएगी timesofIndia.com पर। इसके बाद लेकिन अगर हमारा Selenium ब्राउजर डेस्कटॉप पे है तो, किस पर है, अगर हमारा ब्राउजर डेस्कटॉप से है, मतलब हमें ब्राउजर डेस्कटॉप से खुलवाना हाँ है, तो डेस्कटॉप पर, हाँ तो डेस्कटॉप का पाथ देना पड़ेगा, फिर डेस्कटॉप का भी ले सकते पाथ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर नहीं है, आपने इसको कहीं दूसरी लोकेशन में डाला हुआ है, तो किसी भी लोकेशन का हो वो पाथ लेना पड़ेगा आपको। इसके बाद है ओपन। ओपन के अंदर अगर तो मेरे को सिंपल होम पेज पर ही काम करना है, तो मैं सिंपल स्लैश डाल दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को कोई लिंक पेज ओपन करना है, जैसे लिंक पेज में यहाँ पर क्या है, code.cms, इस पेज पर जाना है मेरे को, तो ये पेज का लिंक पेज है मेरा जो मेरे को ओपन करना है, तो यहाँ पर वो नाम होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ तक का काम कर लिया कि पेज को ओपन कर लिया। उसके बाद मेरे को क्या काम करना है, क्लिक करना है यस पर या नो पर। अब उस चीज के लिए selenium.click मेथड है। तो ये सब क्या है, ये लाइब्रेरी, जैसे हम लोगों ने बोला था कि स्ट्रिंग एक क्लास है, और स्ट्रिंग क्लास के अंदर डॉट ट्रिम लगाएंगे तो ट्रिम हो जाएगा, अपर केस करेंगे तो अपर केस हो जाएगा। अब कैसे हो रहा है वो मुझे नहीं पता, वो तो प्री डिफाइंड मेथड है। बफर रीडर br न्यू बफर रीडर लिख रहे थे, br.readline, अब रीडलाइन कैसे कर रहा है वो तो प्री डिफाइंड है। स्कैनर स्कैनर है ना, और sc डॉट कर रहे थे, तो वैसे यहाँ पर भी ये डिफॉल्ट सेलेनियम न्यू डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास है, कहाँ से आ रही है, इस पैकेज से आ रही है। और उसके ये ओपन एक मेथड है, स्टार्ट एक मेथड है, क्लिक एक मेथड है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ कोड लिखा होगा। अब यहाँ पर आता है क्लिक कहाँ होगा, लोकेशन क्या है। भाई क्लिक तो यहाँ पर बहुत जगह करा जा सकता है, यस पर कर सकते हैं, नो पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, वोट पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब उस चीज के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन लेनी पड़ेगी कहाँ पर क्लिक करें। तो उस लोकेशन पिछली बार तो हम लोग आईडी में जब काम कर रहे थे,
तो टारगेट अपने आप ही ले लेता था, जहां क्लिक हो रहा है अपने आप ही ले लेता था। लेकिन यहाँ पर मेरे को बताना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या एक्स पाथ को यूज कर सकता हूँ फाइंड करने के लिए। तो HTML आता है आपको? थोड़ा बहुत आता है। हाँ थोड़ा बहुत मतलब आता तो है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, HTML का मतलब क्या होता है, टैग नेम होता है और एट्रीब्यूट होता है। पता है टैग नेम और एट्रीब्यूट क्या होता है? टैग नेम जैसे कि जैसे समझो, जैसे मैं लिखता हूँ IMG SRC, तो IMG टैग का नाम हो गया और SRC एट्रीब्यूट होता है जिसमें इज इक्वल टू लिखा जाता है। जैसे कि लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। तो इनपुट टैग का नाम है, टाइप उसका एट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। या हम लोग लिखते हैं जैसे कि एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कि जैसे कि AHREF, तो A टैग का नाम हो गया, HREF जो होता है वो एट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो वैसे हमारे पास कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ID एट्रीब्यूट होता है, ID इज इक्वल टू, क्लास इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू, सर ठीक है ना। ये कुछ, हाँ बोलो। अभी जैसे अरे आप यहाँ तक क्यों जा रहे हो? नहीं, मुझे एक चीज पूछनी है। ये इसी को कहते हैं ना टैग, टैग इसको कहते हैं शायद, जो कि ये जो ग्रेटर देन के बाद क्रोकोडाइल, पहला लिखा होता है उसे टैग का नाम कहते हैं। जो क्रोकोडाइल शेप में रहता है। ये TD जैसे लिखा है, ये टैग का नाम है और अलाइन एट्रीब्यूट है। तो ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब कि जैसे कि जैसे हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं इज इक्वल्स टू करके, तो उसी टाइप से है नहीं क्या वो ये? नहीं है, वो HTML अलग चीज है, वो जावा अलग चीज है। HTML जो होता है उसके अंदर टैग्स जो होते हैं वो ब्राउजर इंटरप्रेट करता है, और वो जो टैग के साथ वैल्यू भेजनी होती है। अब जैसे ये टेबल एक टैग का नाम है, अब टेबल के अंदर कुछ वैल्यू भेजने की, हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट इज इक्वल टू, ये एट्रीब्यूट हो गया। हाइट एक एट्रीब्यूट है जो कि इस टेबल के अंदर कुछ वैल्यू भेजने का काम कर रहा है। विड्थ इज इक्वल टू, तो विड्थ क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया जो टेबल की विड्थ सेट कर रहा है। वैसे यहाँ पर एक ID लिखा हुआ है, कलर, अलाइन लिखा हुआ है, तो अलाइन में बोल रहा है सेंटर लाइन होना चाहिए, तो ये वैल्यू भेज रहा है स्टैटिक, तो ये, तो इसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हाइट हो गया, क्लास हो गया, विड्थ हो गया, ID हो गया, अलाइन हो गया, बॉर्डर हो गया, ये सारे इसको कहते हैं एट्रीब्यूट, जो कि इस टेबल के ऊपर कुछ डाटा भेजने का काम कर रहा है। तो सर यही तो बोल रही हो ना कि इक्वल टू के पहले जो भी होता है वो एट्रीब्यूट होता है ना। वो एट्रीब्यूट कहलाता है, हाँ अब ठीक है। जैसे कुछ कुछ होता है जिसमें इक्वल टू यूज ही नहीं होता है, टैग यूज होता है और एट्रीब्यूट यूज होता है, तो वो कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा ऐसा चीज है जिसमें जिसमें टैग लिखा होता है, और जितने भी आप खोल कर देखो, कुछ भी देखो, ये खोलना सर? मैं खोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए अपना माउस को। छोड़ दिए। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने एरो बटन पर क्लिक करा, और एरो बटन पर क्लिक करके मैं जहां जहां पर माउस लेकर जाऊंगा वो सेलेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को भी ले लेता है, मैं यस पर क्लिक करना चाहता हूँ, तो ये यस का कोड खुल गया, तो ये इनपुट टैग का नाम है। बाकी ये क्लास, टाइप, वी अलाइन, ये सब एट्रीब्यूट्स होगा। तो पहले में पहला हमेशा टैग का नाम होगा, बाकी एट्रीब्यूट्स होगा। नीचे देखो स्पैन, स्टाइल, ये टैग का नाम है स्पैन, बाकी ये सब एट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। कुछ भी खोल कर देख लीजिए कहीं पर भी, आपको पहला वाला जो वैल्यू मिलेगी उसके बाद आगे की जितनी भी वैल्यू मिलेगी उसके आगे इज इक्वल टू लिखा जरूरी मिलेगा। कुछ भी उठाकर देख लीजिए। ये वाले में पूरे इसमें कौन से इसमें तो नहीं है। जैसे इसमें इक्वल टू के स्टाइल का, स्पैन एक टैग है, स्टाइल एक वो है, एट्रीब्यूट है। हाँ स्टाइल एट्रीब्यूट है, फॉन्ट हाँ साइज, हाँ ये एट्रीब्यूट है, जिसके साथ भी इज इक्वल टू लिखा हुआ एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो पहला वाला जो ग्रेटर देन के साथ लिखा होता है वो टैग है, और उसके आगे के जो भी चीजें लिखी होती है जिसका इज इक्वल टू वैल्यू भेज रहे हैं वो सब एट्रीब्यूट होता है।
खैर अभी तो मैं जो बता रहा हूँ जो बात वो ध्यान से सुनो। तो वैसे जो है एट्रीब्यूट तो बहुत, अब जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट है ना, वो फॉर्म या क्लास एट्रीब्यूट है या वी अलाइन एट्रीब्यूट है, सब एट्रीब्यूट है। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो हर एक के साथ लग सकते हैं, है ना। अब जैसे कि मैं बोलूं एसआरसी, जैसे मैंने एट्रीब्यूट बताया, एसआरसी जो है वो इमेज को लोकेट, इमेज का पाथ बताता है कि इमेज कौन सी इमेज को, सोर्स बताता है इमेज का। एसआरसी मतलब सोर्स, कि इमेज का सोर्स क्या है, ठीक है ना। लेकिन अब एसआरसी को मैं टेबल के साथ नहीं लगा सकता टैग को। और जैसे मैं अगर कोई टेबल का टैग है तो टेबल के साथ एसआरसी वर्क नहीं करेगा। लेकिन कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट कैसे होते हैं, जैसे आईडी, आईडी किसी भी टैग के साथ लगाया जा सकता है। नेम किसी भी टैग के साथ लगाया जा सकता है। क्लास किसी भी टैग के साथ लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो एलिमेंट को फाइंड करते हैं, अब मेरे को क्या करना, मतलब एलिमेंट को लोकेट करना है, तो मैं एलिमेंट को लोकेट जो हम लोग जनरली करते हैं वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, नेम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट को, आईडी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल के थ्रू, मतलब सीएसएस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, या क्लास के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो कॉमन जो यूज करते हैं वो आईडी को यूज करते हैं, क्योंकि आईडी जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला जो अभी हमने चेक, ये वाला जो मैंने कोड सेलेक्ट करा, यहाँ पर इसका कोई आईडी नहीं है। अगर आप देखोगे इसका कोई आईडी नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब अगर इसका आईडी नहीं दे रखा तो वो क्या करेगा, तो देखिए इसके ऊपर चलेगा पेरेंट। इसका पेरेंट टैग कौन है, इसका पेरेंट टैग है टीडी, टीडी का पेरेंट टैग है टीआर, टीआर का पेरेंट टैग है टी बॉडी, टी बॉडी का पेरेंट टैग है टेबल। इसी तरीके से यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर उसको देखिए आईडी नजर आ रहा है, ये रहा आईडी इज इक्वल टू कोल फॉर्म। तो वो क्या करेगा, वो इस आईडी को यूज करेगा और यहाँ से एक पाथ बना देगा कि फॉर्म के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर टी बॉडी है, टी बॉडी में ये टीआर नंबर 1 या टीआर नंबर 2 है, फिर ये टीडी है। इस तरीके से उसके अंदर ये इनपुट है, इनपुट नंबर 1 है। तो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको डॉट 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 पर क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी के अंदर यहाँ पर आता है एक्स पाथ। तो मैंने एक्स पाथ पर क्लिक करा, किसको कॉपी किया? हाँ कॉपी किस कहाँ पे किया? कर रहा हूँ, दोबारा से बता, दोबारा बोल, बंद कर दो इसको। मेरे को अब यहाँ पर एलिमेंट को लोकेट करना है, तो एलिमेंट को लोकेट करते हैं हम लोग एक्स पाथ के थ्रू। तो एक्स पाथ क्या है, लोकेशन ऑफ द वेब एलिमेंट ऑन अ वेब पेज, एलिमेंट की लोकेशन बताता है। तो एलिमेंट की लोकेशन करने के लिए हम बोल रहे हैं कि वो आईडी को यूज कर इस एलिमेंट को लोकेट करता है। तो अब मैंने जैसे इसको लोकेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये एरो बटन यहाँ पर नजर आ रहा है, इस एरो बटन पर क्लिक करा, अब ये यहाँ पर आकर सेलेक्ट करने लगा, ठीक है, ये सेलेक्ट कर रहा है ना, जिसको भी सेलेक्ट करना आपको। जैसे मेरे को, मैंने बोला कि मेरे को यस को सेलेक्ट करना है, तो मैंने यस पर जाकर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ये कोड हाईलाइट हो गया। तो समझ ले कि ये वाला जो कोड है ये इस यस के लिए, लेकिन अभी हर एक के साथ जरूरी नहीं आईडी दे रखा उसने। जैसे इस वाले इनपुट के अंदर उसने क्लास दे रखा है, रेडियो दे रखा है, वी लाइन दे रखा है, नेम दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर आईडी नहीं दे रखा है। तो मैंने क्या बोला कि वो इससे ऊपर आईडी को सर्च करेगा कि इसका पेरेंट टीडी में आईडी है, नहीं है, फिर इसका पेरेंट टीआर में आईडी नहीं है, फिर इसके ऊपर टी बॉडी में आईडी नहीं है, फिर इसके ऊपर टेबल में आईडी नहीं है, फिर इसके ऊपर फॉर्म के अंदर आईडी है। तो ऐसे ऐसे वो पेरेंट में ऊपर जाकर सर्च करेगा, यहाँ पर उसको आईडी मिला, वहां से वो उस आईडी को यूज कर एक पाथ बना देगा यहाँ तक का। तो जैसे अब मैंने इसको कैसे डॉट 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 पे जाकर क्लिक करना है, यहाँ पर कॉपी आएगा, कॉपी पे जाकर यहाँ पर कॉपी एक्स पाथ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये पाथ कॉपी हो जाएगा कॉपी एक्स पाथ से। और उसके बाद आपको अपने यहाँ पर इक्लिप्स में गए और जहाँ पर आपने क्लिक करना था, कहाँ क्लिक करना था, उसके लिए आप उस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, जो कॉपी हो रखा है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए।
पेस्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिख रखा है आईडी पोल फॉर्म। पोल फॉर्म के अंदर उसने बनाया टेबल के अंदर टी बॉडी के अंदर टीयर नंबर 2, फिर टीडी, फिर इनपुट। तो इसका मतलब कि इसने एक पाथ बना दिया, जिसे कहते हैं रिलेटिव एक्सपर्ट। तो सर वहां से कॉपी करने पे वो जो फर्स्ट ऊपर जाने के टाइम फर्स्ट जो आईडी आएगी वो उसी को कंसीडर करेगा। हाँ, आपके क्लास के अंदर आप क्लास टीचर हो, ठीक है, आपके क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, आपको किसी बच्चे को बुलाना है और आप बोलते हो अमित इधर आओ। तो अमित हो सकता है क्लास में 2 बच्चे हो, तो कौन सा अमित बुला रहे हो आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप वहां पर अगर रोल नंबर से बुलाओगे और आपको पता है कि रोल नंबर 1, तो आप बोलोगे रोल नंबर 1 कम हियर, तो वो 1 से वही वाला आइडेंटिफाई होकर आएगा, ठीक है। तो रोल नंबर एक आईडी है, तो जितने बच्चे बैठे हैं वहां पर 40 के 40, उसमें उनको उनका कुछ आईडी होगा। अब एक और चीज हो सकती है कि आप क्लास में आते हो और वहां पर आपको एक बच्चे का रोल नंबर पता नहीं है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो आप बोलोगे रोल नंबर 1 आपके पीछे जो बच्चा बैठा आप इधर आइए, तो है ना। तो या मैंने या कुछ को भी बोल सकते हो कि है ना रोल नंबर 21 तुम्हारे बराबर में जो बच्चा बैठा है तुम इधर आओ। तो इसका मतलब कि अगर किसी को आईडी पता है तो मैं सीधे आईडी से कॉल कर लूंगा। लेकिन अगर किसी का आईडी है ही नहीं या पता नहीं है, तो मैं दूसरे आईडी को यूज कर एक पाथ बनाऊंगा ना। तो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ कि इस इनपुट का आईडी नहीं था, तो इसने क्या करा, इसने इसके पेरेंट में जाकर सर्च करा और पेरेंट को में आईडी जब मिला इसे, तो उसने उस पेरेंट के आईडी को यूज कर एक पाथ बनाया। अब जैसे एक और देखते हैं, तो ये क्लिक हो गया। अब मैंने बोला अगला काम क्या करना है, मैंने बोला इस क्वेश्चन को रीड करना है। तो फिर से इस क्वेश्चन को कहाँ से रीड करना है, तो इसका भी एक पाथ होगा। तो फिर से देखते हैं, तो इस पर क्लिक करा एरो पर, यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर जाकर क्लिक करवा दिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसका कोड हाईलाइट हो गया, ये रहा। तो अब ये कोड में चाहे आप कितनी बार भी रिफ्रेश करिए, ये देखिए ये पाथ वही रहेगा। क्वेश्चन चेंज हो रहा है लेकिन लोकेशन वही है। क्वेश्चन चेंज हो रहा है, लोकेशन वही है। तो अब आप यहाँ पर अगर आकर देखोगे इस कोड का, तो यहाँ पर इसने आईडी दे रखा है। तो मतलब कि यहाँ पर जो स्पैन है उसका एक आईडी दे रखा है उसने यहाँ पर। तो अब मैं इसका अगर कॉपी एक्सपार्ट करूंगा, फिर से यहाँ से मैंने करा कॉपी एक्सपार्ट, तो और फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ। अगर इस आईडी की जगह हम इसके ऊपर वाले आईडी से पास करें तो नहीं होगा? हम क्यों करेंगे, जब उसको आईडी दे रखा है तो ऊपर वाले को क्यों यूज करेंगे? करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लेकिन जब उस एलिमेंट को आईडी दे रखा है क्या अगर है, वो अपने आप ही लेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को बनाना नहीं है खुद से, वो तो अपना। अब जिस एलिमेंट को आईडी दे रखा है उस वाले को नहीं दे रखा, तो ऊपर वाले को, तो जब ऊपर वाले को आईडी नहीं दे रखा तभी जाकर वो ऊपर सर्च करेगा ना कि भाई मैं किससे रेफरेंस बनाऊं इसका। अगर उसको आईडी है, एलिमेंट के पास आईडी अवेलेबल है, तो वो ऊपर जाकर क्यों सर्च करेगा? वो अपने आप ही इसी आईडी को यूज करेगा। बाकी इनके अगर आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अननेसेसरी क्यों करोगे? तो फिर आप बोलोगे स्पैन का पेरेंट क्या है, टीआर है, टीआर का पेरेंट क्या है, टी बॉडी है, टी बॉडी का पेरेंट फिर से यहाँ पर ये आ गया, फिर इससे ऊपर डिव आ गया। ऐसे कर सर्च करते रहिए, जहां पर भी आईडी मिलेगा वहां से उसको पाथ को बनाइए। इस तरीके से, इस तरह का पाथ बनाना पड़ेगा, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती हमारे। जब हमारे को एलिमेंट की आईडी दे रखी है तो मैं उसी को सीधा यूज करूंगा। ठीक है, ये भी रिलेटिव है। और मैंने ये क्या, ये गेट टेक्स्ट कहां से गेट टेक्स्ट कर रहा है? वेबसाइट में से गेट टेक्स्ट कर रहा है। तो मेरा जो भी क्वेश्चन होगा कहां पर, इस जगह के ऊपर, तो ये जो है ये लोकेशन है, इस लोकेशन से गेट टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इस लोकेशन जब गेट टेक्स्ट कर रहे हैं
तो इस लोकेशन में चाहे 6+2 आए चाहे 7+3 आए, वो जो भी आएगा यहाँ पर उसको रीड कर लेगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन रीड होगा। तो मैंने ब्राउजर को ओपन कर लिया, मैंने पेज पर चला गया, क्लिक करवा दिया, गेट टेक्स्ट कर दिया। अब गेट टेक्स्ट करने के बाद अगला क्या काम करना है कि अब मेरे को ये ब्रेक करना है, मेरे को ये 7 अलग करना है, 3 अलग करना है, तभी इसका आंसर यहाँ पर आएगा। तो मतलब कि कुछ भी है यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ब्रेक करना है। तो अब सेलेनियम ये काम नहीं कर सकता, सेलेनियम का काम तो खाली ब्राउजर का कंट्रोल लेना है। अब ये काम के लिए मेरे को जावा की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसे बताया था स्ट्रिंग टोकनाइजर ब्रेक कर सकता है स्ट्रिंग को, टोकन को यूज कर। तो यहाँ पर टोकन क्या है मेरा, प्लस और इज इक्वल टू को यूज करके ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग नॉर्मली जावा की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, जैसे इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार यूटिलिटी। ठीक है, और यूटिल में जाकर हमारे पास कौन सी क्लास मिलती है, स्ट्रिंग टोकनाइजर। स्ट्रिंग टोकनाइजर एसटीआर न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर किसको ब्रेक करना है, क्यों को ब्रेक करना है, कहां से ब्रेक करना है, जहां पर प्लस मिल रहा है और इज इक्वल टू मिल रहा है। उसके बाद int number1 is equals to integer dot parse और str डॉट नेक्स्ट टोकन ब्रेक करेगा, पहले टोकन को पहली डिजिट को डॉट ट्रिम कर देगा। तो ऐसे करके मेरे को फर्स्ट डिजिट मिल जाएगी, फिर मैंने सेकंड डिजिट को भी ऐसे ब्रेक कर लेना है। और उसके बाद हम लोगों ने दोनों डिजिट जब मिल गए तो हमको उसको सम कर लेना है। ठीक है, और जब सम हो गया तो मेरे को अगर क्या करना है, इसको इसके अंदर वापस से डाल देना है। तो कहाँ डालना है, उसका फिर से पाथ, या इसका पाथ यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ का कोड आ गया। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आईडी दे रखा है, इसको ये दे रखा है, यहाँ पर देखे मैथ यूजर, तो वो इसी आईडी को यूज करेगा। कॉपी और उसके बाद सेलेनियम डॉट टाइप, और टाइप में जाकर कहाँ टाइप करना है, वो पाथ को कॉपी कर दिया, और क्या टाइप करना है, सम टाइप करना है। तो इतने को चलाकर चेक करते हैं कि अब सम आ पाता है या नहीं आ पाता। अभी हम लोग जब वेब ड्राइवर करेंगे तो हम लोग एक्स पाथ के बारे में पूरी डिटेल्ड अच्छे से क्लास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा ऐसे टेंशन मत लो कि क्या है कैसे है। तो हम लोग पूरी क्लास एक लेंथी क्लास करेंगे, एक्स पाथ को कैसे क्रिएट करा जाता है, एक्स पाथ से कैसे डायनेमिक एक्स पाथ क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, और उसके अंदर एब्सोल्यूट एक्स पाथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, कब एब्सोल्यूट की जरूरत पड़ती है, कब डायनेमिक की जरूरत पड़ती है, कैसे करते हैं। तो वो चीजें वो डिटेल के अंदर, अभी सिर्फ आरसी का कॉन्सेप्ट समझाना है मेरे को। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतनी चीज समझनी है, कॉन्सेप्ट जो समझाना है वो समझना है, आरसी का मतलब क्या है और साथ में आरसी का डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, और एक्स पाथ का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। तो रिलेटिव एक्स पाथ जो है वो आईडी को यूज कर एक पाथ बनाता है। अगर एलिमेंट को आईडी दे रखा है तो वो उसी एलिमेंट के आईडी को यूज कर लेगा। अगर एलिमेंट को आईडी नहीं दे रखा तो फिर वो उसके पेरेंट के आईडी को यूज करके पाथ बना लेता है। बस इतनी चीज समझ। और
एलिमेंट को यहाँ पर जैसे आईडी के थ्रू फाइंड कर रहा है ना, तो आईडी एक एट्रीब्यूट है, तो ये जरूरी नहीं कि मैं एलिमेंट को आईडी से फाइंड करूँ, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। हम लोग एलिमेंट को नेम से भी फाइंड कर सकते हैं, क्लास से भी फाइंड कर सकते हैं, टाइप एसआरसी किसी से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज भी हम लोग देखेंगे आगे चलकर। तो अब इसको चलाकर चेक करते हैं। अब ये एरर देगा, क्यों एरर देगा? क्योंकि हमने कोई सर्वर स्टार्ट नहीं करा हुआ अभी। तो देखिए एरर देगा ये, तो ये एरर दे रहा है कुड नॉट कॉन्टेक्ट सेलेनियम सर्वर, सेलेनियम सर्वर से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा लोकल होस्ट 444 के ऊपर। तो इसलिए आपको अगर इसको चलाना है तो आपको पहले सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर हम लोगों ने कर रखा है आरसी सर्वर, और इसको डबल क्लिक करके स्टार्ट कर दीजिए। ये स्टार्ट हो जाएगा, मिनिमाइज कर दीजिए और दोबारा चलाकर चेक करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप इसको, ये ब्राउजर ओपन करेगा। ठीक है, देखिए ब्राउजर ओपन हो गया और नीचे देखेंगे तो ये भी ब्राउजर मिनिमाइज्ड स्टेट में है। ठीक है, लेकिन इसने चला दिया, गैस पर क्लिक कर दिया, 5+0 भी कर दिया, लेकिन ये मैक्सिमाइज नहीं हुआ। ठीक है, और हमारे दो ब्राउजर खुल रहे हैं। हाँ बता रहा हूँ, ये वाला जो ऊपर वाला है, ये जो है इसमें लॉग हिस्ट्री आती है कि भाई क्या क्या कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही है, लॉग हिस्ट्री, और नीचे वाले के अंदर एग्जैक्ट जो चल रहा है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जैसे मैं दोबारा चलाता हूँ, तो अभी मैं इसको, एक तो मेरे को इसमें क्या काम करना है कि मेरे को विंडो को मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हम लोग फिर से देखें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेलेनियम डॉट विंडो मैक्सिमाइज, सेलेनियम डॉट विंडो फोकस। तो मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज, फोकस से फोकस आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक और चीज है इसमें कि भाई टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वोट पर भी क्लिक करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो मैं बोलता हूं, मैंने फिर वोट बटन पर गया, यहाँ पर क्लिक करा तो मेरे को यहाँ पर लोकेशन मिल गई। ठीक है, तो ये मेरा वोट बटन का कोड है, यहाँ लिखा वोट। अब यहाँ पर अगर ध्यान से दोबारा से देखोगे तो यहाँ पर आईडी नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसका कोई आईडी नहीं है। तो अब क्या करते हैं, कॉपी फिर एक्सपांड, अपने आप ही हो जाएगा ना, अपने आप ही हो जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन इंटरव्यू में तो पूछा जाएगा, तो आपको वैसे पता होना चाहिए ना, थ्योरेटिकल में भी तो पता होना चाहिए, ले तो अपने आप ही लेगा। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ना, ये क्या मतलब है इस चीज का, ये कैसे बन रहा है, ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि ये मतलब क्या, यहाँ पर आईडी जो लिखा हुआ है ये इसको है ना, ये कैसे बनता है, ये पूछते हैं। या वो पूछे अगर आईडी नहीं दे रखा होगा तो कैसे बनाएगा, तो ये सब चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये क्या कहते हैं, आईडी खुद से बनाने के लिए भी बोलते हैं, हैं? खोजने के लिए भी? क्या पूछ रहे हो? मतलब खुद से बनाना तो आना चाहिए ना, मतलब अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा कॉपी। हाँ, तो खुद से वैसे तो हम लोग जब प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ब्राउजर में सपोर्ट दे रखी होती है, कोई भी ब्राउजर आप यूज करिए, वहां से ऑटोमेटिकली वो कॉपी कर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद से बनाना चाहें तो उसके लिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम लोग उसकी एक डिटेल्ड क्लास लेंगे आगे जब वेब ड्राइवर करेंगे।
ठीक है। तो मैं बताऊंगा भी आपको आगे चलकर कि खुद से बना भी सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, तो मैं कर लूंगा उसकी क्लास, मैंने अभी खुद ही बोला है। ठीक है, तो अभी तो लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा कि भाई है क्या। तो अब यहाँ पे भी देखिए उसको आईडी नहीं दे रखी थी, तो उसने दूसरी आईडी को यूज कर एक पास बना दिया यहाँ तक का। ठीक है ना, तो अभी अभी जो समझा रहा हूँ उतना चीज समझ लो। जब मैनुअल बनाने वाला ऐसे प्रैक्टिकल में कोई बनाता नहीं है खुद से, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट से पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग डिटेल क्लास लेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो अब ये वोट बटन पर अगर ये क्वेश्चन सही होगा, अगर मान के चलो मैंने इसमें वोट डाल दूंगा तो ये एरर दे देगा, वोट नहीं करेगा। अगर मैं सही आंसर दूंगा तो मतलब इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तभी वो आंसर, तभी वो वोट होगा, तभी वोट देगा। तो सर मतलब तो वोट बटन पे जब, और वोट बटन पे जब मैं क्लिक कर दूंगा तो मुझे चेक करना है कि वोटिंग हुई कि नहीं हुई। तो मेरे को ये क्वेश्चन, ये वाला जो मेरे को यहाँ पर आ रहा है, यू हैव सक्सेसफुली कास्ट योर वोट, मेरे को ये रीड करना है कि ये आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो रॉन्ग है। तो अगर मैं फिर से इसको कॉपी करूं, एक्स पाथ, देखो इसका भी आईडी नहीं दे रखा। स्लीप क्या होता है, वो थोड़ा सा वेट टाइम लगाने के लिए ऐड कर रहा हूं मैं। स्लीप का मतलब, क्योंकि अभी ये मैंने वोट बटन पर जब क्लिक करा तो ये एकदम से मेरे को नहीं आ जाएगा कि यू हैव कास्टेड योर वोट, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर वेट करने के लिए, आरसी के अंदर वेट करने के लिए हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप लगाते हैं। और मैंने बताया था जब एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहा था कि स्लीप जो है एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो मेरे को भी थ्रो करानी कंपलसरी है। तो ये एक्सेप्शन थ्रो, और उसके बाद आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट टेक्स्ट कर देख रहे हैं। और गेट टेक्स्ट के अंदर मैंने जो कॉपी एक्सपाथ किया था वो पेस्ट करा यहाँ पर। तो इसने भी देखिए पाथ बना रखा है आईडी को यूज करके। तो ये सबको हम लोग रिलेटिव कह रहे हैं, ये याद रखना होगा। रिलेटिव एक्सपाथ जो होता है वो किसी एट्रीब्यूट को यूज कर बनाया जाता है। एट्रीब्यूट ज्यादातर कॉमनली जो यूज होते हैं वो आईडी को यूज करते हैं, क्योंकि आईडी होता है वो यूनिक होता है। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आईडी को यूज करके बनाया जाए, हम नेम को भी यूज कर सकते हैं, एसआरसी को, एचआरईएफ को, किसी भी एट्रीब्यूट को, लेकिन जो भी है किसी एट्रीब्यूट को यूज करके हम लोग बनाते हैं। अगर एट्रीब्यूट नहीं है तो हम किसी उसके पेरेंट एट्रीब्यूट को यूज करके पाथ बना लेते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव एक्सपाथ। ठीक है, तो एक्सपाथ क्या करता है, एलिमेंट की लोकेशन को ढूंढने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग वेबसाइट से मैसेज मिल जाएगा। तो अब इस मैसेज को हम चेक कर लेते हैं कि इफ msg डॉट इक्वल्स, अगर मैसेज में कौन सा मैसेज आ जाता है, ये वाला मैसेज आ जाता है, यू हैव कास्टेड योर वोट, तो इसका मतलब कि मेरा ये फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है, वोट बटन सही काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये क्या करा, चेक करा कि अगर ये मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब कि ये मेरा वोटिंग सही हो रही है, तो मैंने इसको कर दिया पास। और नहीं तो मैंने उसको कर दिया टेक। तो मैंने छोटा सा वही चीज जो हम लोगों ने आईडी में करने की कोशिश करी थी, जहां पर डायनेमिक नहीं हो पा रहा था, तो उसको हमने कोड के थ्रू करा। तो मतलब कि हम जावा की लाइब्रेरी को यूज कर कर और साथ में सेलेनियम की लाइब्रेरी को यूज कर कर हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू वो काम कर पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है जो मैंने बताया कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं कर सकता, ये स्टैंड अलोन सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये ब्राउजर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो और ये ओल्ड ब्राउजर के साथ ही काम करेगा क्योंकि इसकी सपोर्ट हटा ली है। तो इसलिए इसको हम लोग ज्यादा यूज
नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको डेप्रिकेट कर दिया है। लेकिन सिर्फ आपको ताकि समझ में आ जाए कि मतलब क्या होता है आरसी का, रिमोट कंट्रोलर का, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर आपको दिखाया। बाकी प्रैक्टिकल में यूज इसको नहीं करते हैं, वेब ड्राइवर को ही यूज करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और बाकी एक्सपाथ का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग डिटेल में अच्छे से करेंगे जब हम वेब ड्राइवर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए घबराओ मत, टाइम से होगा सब चीजें अपने आप ही, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मैंने फिर से इसको चलाया, सर्वर मैंने एक बार चलाकर छोड़ रखा है, सर्वर को बंद करने की जरूरत नहीं है बार बार। इसको दोबारा से रन कर देखते हैं। सर्वर को बंद कर देंगे तो फिर तो चलेगा? हाँ चलेगा, नहीं सर्वर तो चला रखा है ना ऑलरेडी मैंने, वन टाइम ये रहा चल रहा है, भले बार बार क्लोज और बंद करने की जरूरत नहीं है। और देखो 7+3 10 कर दिया और ये प्रोग्राम चल गया बस। तो और इसने यहाँ पर जाकर मेरे को आउटपुट में चेक कर दिए, कर पास दे दिया कि हाँ ये सही चल रहा है। तो मतलब कि सर्वर को वन टाइम स्टार्ट करके मिनिमाइज करके छोड़ दीजिए, बार बार बंद खोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सर्वर बंद कर देंगे तो नहीं चलेगा। अगर मैं इसको कंट्रोल सी से बंद कर देता हूँ तो अब अगर चलाएंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि ये इसकी डिपेंडेंसी है कि बिना इसके नहीं चलेगा, तो एरर दे रहा है। तो आपको चलाकर रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर आपके यहाँ पर कॉपी कर रखा है डी ड्राइव। ये क्या कहते हैं, हर बार कैसे ऑन करेंगे सर्वर? हाँ जैसे सर्वर ऑन करना पड़ता है ना कोई टेस्ट करने के लिए, तो हर बार कैसे ऑन करेंगे? हमेशा फोल्डर में समझा नहीं क्या आप बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ कि जैसे हमेशा सर्वर को ऑन रखना पड़ता है ना टेस्ट करने के लिए पेज को। हाँ, तो इसको वन टाइम चलाकर छोड़ दीजिए ना। नहीं मतलब कि जैसे आप एक बार कैसे करेंगे सर्वर हर बार ओपन कैसे करेंगे, वही तो दिखा रहा हूँ। ये मैंने अभी बैच फाइल बना रखी है ना यहाँ पर, हमेशा बैच फाइल को ओपन करनी होगी बस। हाँ बस इस बैच फाइल को डबल क्लिक करना है आपको, बस ये चल जाएगा। ये चल गया यहाँ पर देखिए। इसमें कुछ कमांड तो नहीं डालना है ना? नहीं कुछ नहीं डालना, बस इसको डबल क्लिक करना है, ठीक है। और कंट्रोल सी से बंद करना है, ठीक है, समझ गए तुम? ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लूं दोबारा से कि थॉटवर्क्स नाम की कंपनी में उन्होंने जावा की एक लाइब्रेरी बनाई जिसको यूज कर मैं ब्राउजर को ऑटोमेट कर सकता हूं। वो जो पैकेज बनाया उन्होंने, वो पैकेज था com.thoughtworks.selenium.star, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब गूगल ने उसको ले लिया तो गूगल ने उसको हटा दिया अपने में से, ठीक है ना, तो उसको डेप्रिकेट कर दिया। तो पुरानी लाइब्रेरी को सिर्फ हम लोग इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पुराने में कैसे काम होता था। तो वो मैंने आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करा है। और उसको चलाने के लिए मैंने जैसे भी बताया स्टैंड अलोन सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने ये पुरानी जार फाइल देखिए दिखा रखी है, आरसी जार। ये मैंने अभी वेब जार नई वाली कर रही है, ये पुरानी है। अभी मैंने पुरानी वाली जार फाइल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करा था। और चलाने के लिए ये सर्वर पर जाना है और ये बैच फाइल को बस डबल क्लिक करना है आपको, बस ये लॉन्च हो जाएगी बस। और उसका मिनिमाइज करके छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना अब आप रन कराओगे तो रन हो जाएगा। इसमें एक ही क्लास है, डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास, और वो जो कनेक्ट होगी वो तभी कनेक्ट होगी इस ब्राउजर से जब आपका सर्वर स्टार्टेड होगा, ठीक है ना। तो ये चल रही है आपके सामने, ठीक है ना। और ब्राउजर मेरा ओल्ड होना चाहिए क्योंकि जार फाइल भी ओल्ड है मेरी, ठीक है। ये चल गया पास हो गया। और यहाँ पर एक ही क्लास है डिफॉल्ट सेलेनियम क्लास, जो मैंने अभी यहाँ पर दिखा है। यहाँ पर हमारी एक ही क्लास है डिफॉल्ट सेलेनियम। यहाँ पर देखो डायग्राम, यहाँ पर जावा का प्रोग्राम, जावा की लाइब्रेरी और डिफॉल्ट सेलेनियम को यूज कर इस ब्राउजर से कनेक्ट कर रहा है, ये रहा। तो ब्राउजर चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे क्रोम हो, चाहे ओपेरा हो, चाहे सफारी हो, सबकी एक ही क्लास है। लेकिन उसके लिए चलाने के लिए ये बीच में सर्वर को स्टार्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका है। तो इसका डिसएडवांटेज जैसे मैंने दोबारा बताया कि ये डिपेंडेंट है स्टैंड अलोन सर्वर पर, एक ही क्लास है सारे ब्राउजर की, सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है
और जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट होती है वो जावा स्क्रिप्ट को यूज करके एग्जीक्यूट होती है, ठीक है ना। और अब ये पांचवा पॉइंट को भी अगर देखें तो पांचवा पॉइंट जो है, जैसे मैं क्लिक करवा रहा हूँ या टाइप करवा रहा हूँ, तो इसके पहले ये वेट करना चाहिए इसको ऑटोमेटिकली। मतलब कि अगर आप नॉर्मल मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो और कोई बटन अभी आया नहीं है, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आप उसके लिए ऑटोमेटिकली वेट करोगे ना। कोई लिंक अभी क्लिकेबल नहीं है तो आप उसके लिए वेट करोगे, अभी लोडिंग चल रही है, वेट करूं मैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है इस वाली लाइब्रेरी में कि यहाँ पर हम सीधा क्लिक करवा रहे हैं, सीधा टाइप करवा रहे हैं, लेकिन ये तो चेक ही नहीं कर रहे कि ये बटन आ गया कि नहीं आ गया। टाइप कर रहे हैं तो ये टाइप या ये वाला टेक्स्ट गेट टेक्स्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर ये क्या करना पड़ता है, थ्रेड डॉट स्लीप करके वेट लगाना पड़ता है बार बार कि भाई आपका ये एलिमेंट नहीं आया तो वेट करो एलिमेंट, ठीक है ना। तो इन डिसएडवांटेजेस की वजह से जब गूगल ने इसको परचेज करा तो उन्होंने इस डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए एक नई लाइब्रेरी बनाई, जो कि अब हम लोग लेटेस्ट लाइब्रेरी को यूज करते हैं, जिसको हम लोग वेब ड्राइवर बोलते हैं। तो वो वेब ड्राइवर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वो वेब ड्राइवर के अंदर आपको डिटेल के अंदर सब चीजें बताई जाएंगी, उसके अंदर प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, और साथ में वेब ड्राइवर के अंदर ही आपको एक्सपाथ कैसे बनाया जाता है वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेब ड्राइवर स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ पूछना इतने में? ठीक है, ठीक है, चलिए।